सर कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहा। सर आपने कभी ताजमहल देखा है? हाँ वही क्यों देखा होगा, वही क्या है सर? क्या देखा? नहीं मतलब ऐसा होता है ना, तुम शहर में रहते हो तब भी तुम जाते नहीं कभी बाहर। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ताजमहल नहीं तो मेरी नानी मद्रास है ना, तो वो कभी नहीं जाते पर कभी। चालू कर दिया। अच्छा अच्छा। तो रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक। ये रिकॉर्डिंग से डबल चल रही है, आपकी भी इनकी भी। हाँ ये क्या मसला हुआ, मेरी रिकॉर्डिंग डबल चल रही हाँ बच्चों, तो देखिए काफी दिन में लेक्चर हो रहा है, लेकिन आपने बीच में कुछ और पढ़ा है इस दौरान, ठीक है। जेनेटिक्स। हाँ अब जेनेटिक्स चलेगा हमारा टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं आपके, है ना, वो दो टॉपिक मैं ये कराने वाला हूँ। एक जेनेटिक्स वाले दोनों ना, मैं जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाला है, मेंडेलियन है ना, प्रिंसिपल्स वाला, और एक दूसरा वाला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये आप जानते हैं 12th के सबसे इंपॉर्टेंट और हाँ इंटरेस्टिंग भी और इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक, ये समझना जरूरी है। तो इसलिए क्लास बिल्कुल मिस ना करें अब आगे, ठीक है। तो बेटा जेनेटिक्स, जैसे अगर हम ये शब्द की बात करें तो कोई बताएगा मुझे बच्चा, क्या मतलब है इस टर्म का? जीन्स की स्टडी को, ठीक है शाबाश। और बताओ क्या करें? सर वही मतलब जीन को मैनिपुलेट करने को नहीं। जीन जो भी हम इनहेरिट अच्छा, करते ये हैं। इसने बच्चे ने जो एक वर्ड बोला जीन को मैनिपुलेट करने को, बायो वो बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा, है ना, या जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाएगा। मतलब जो जीन्स हम इनहेरिट करते हैं और जो उनसे वेरिएशन होती है उनकी पूरी स्टडी। सही है। ये पेन कुछ ज्यादा थिक नहीं चल रहा है। चलो अभी पहले अभी एक बार लिख दें। देखिए, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बेटा बात नहीं, देखिए केवल इतनी सी हम बात में, है ना, जेनेटिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। अब बात ये आता है कि बेटा ये हेरिडिटी क्या है? आते नहीं बच्चों। इनहेरिटेंस या मैं इसको बोलूं ट्रांसमिशन ऑफ, है ना, कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्क्रीन। अच्छा ठीक है, देखो पेरेंट से कैरेक्टर बच्चों में जो जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? हेरिडिटी, है ना। पेरेंट से बच्चों में कैरेक्टर जाने को हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब वो जो कैरेक्टर जाते हैं पेरेंट से बच्चों में, क्या ऐसा जाते हैं? आप देखते हैं कि जो बच्चे हैं ना, तो वो अपने पेरेंट्स के जैसे तो हैं, ठीक है, बट उनमें कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो उनके खुद के अपने हैं, वो डिफर करते हैं बोथ पेरेंट्स से, है ना। तो वो है वेरिएशन। तो ये वेरिएशन भी जब ये ट्रांसमिट होते हैं कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो बेटा उस दौरान कुछ वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन मतलब भिन्नताएं, है ना, भिन्नताएं या विभिन्नताएं ये बोलते हैं हम लोग। तो ये है जेनेटिक्स, क्लियर। अब ये जो करेक्टर हैं जो हम बोल रहे हैं ना कि जाते हैं पेरेंट से, तो एक बच्ची, देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये जेनेटिक्स की ये समझ लो कि पहली क्लास, सबसे ज्यादा काम की जो क्लास है इन दोनों चैप्टर में, मैं आपको बता दूं, वो आज की पहली क्लास है, आज की, या फिर दूसरी वाली क्लास है,
लाइट लाइट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिखता नहीं है। हाँ सारी मतलब परसों देख रही थी बिल्कुल नहीं दिखता था। वैसे तो बेटा लाइट अच्छी है, बोलिए देख। हाँ बस हो गया। लेकिन ज्यादा अंधेरा तो नहीं हो गया? ठीक है, तो पता है जो बेटा हम बात कर रहे थे आज और कल, 2 दिन की अगर हम बात करें, क्योंकि जेनेटिक्स में एक चीज हमेशा याद रखिए, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ लें, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें जेनेटिक्स मैंने पढ़ाई भी है, तो उन्हें पता भी है कि, है ना, लास्ट ईयर भी उनको मैंने बताया था। देखिए बेसिक्स जो होते हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखी हुई है, आगे जाकर के बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या क्या, है ना, फितूर सा है। और हम आगे क्रॉसेस वगैरह ट्राई करते रहते हैं, लेकिन गैमेट बनाना नहीं आते बच्चों को, उन्हें पहचानना नहीं आता हाइब्रिड कंडीशन। तो जो बेसिक्स है ना वो बहुत जरूरी है, तो इसीलिए ध्यान रखिए उन्हें। 2 दिन आप सावधानी पूर्वक अगर आप सुन लेंगे और क्लास अटेंड कर लेंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा पूरी जेनेटिक्स में। वो बोलते हैं ना कि अगर नींव मजबूत है तो इमारत कितनी बड़ी कर लो, और अगर बेसिक अगर नींव मजबूत नहीं है ना तो है ना, तो कुछ नहीं टिकने वाला। चलिए, तो देखिए मैं ये बता रहा था, तो ये बेटा जो करेक्टर हैं, इनको करेक्टर को लेकर के जो जाते हैं ना, वो जीनिया फैक्टर है। क्या बोलते हैं उनको? मतलब वो मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज किया था, यानी हम ये बोलें कि जीन जो है वो बेसिक यूनिट है इसकी, है ना, बेसिक या फंडामेंटल यूनिट है किसकी? जेनेटिक्स की। इसको मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर। ठीक है, लेकिन अब इनको भी लेकर के, यानी जीन्स जो होते हैं, इनके कैरियर कौन होते हैं? इन जीन्स के कैरियर होते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे अंदर, आपने पढ़ा होगा सेल में भी कि एक न्यूक्लियस होता है साहब। क्या होता है? न्यूक्लियस सेल के अंदर। उस न्यूक्लियस के अंदर देखिए, मैं एक आइडिया बता रहा हूं आपको कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, 2 लेयर्ड। एक न्यूक्लियोलस होता है, ज्यादा भी हो सकता है। और बेटा जो उसके न्यूक्लियोप्लाज्म है वहां पर क्रोमेटिन नेटवर्क या थ्रेड पड़ा हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूं इंटरफेज न्यूक्लियस की, क्योंकि जो रेस्टिंग या इंटरफेज में होता है, देन जब वो डिवीजन फेज में आता है तो वो जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंस होकर या कॉम्पैक्ट होकर। वही क्रोमेटिन है, वही क्रोमोसोम है ना। और वो जो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन है, वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कैरियर है, व्हीकल है जीन्स का। जीन्स को लेकर के कैरी करके लेके जा रहा है वो। और हमारे अंदर ह्यूमंस में अगर हम बात करें, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स, है ना। और बेटा हर एक सेल में, तो देखिए एक तो ये भी दिमाग में क्लियर कट रखना आप, हमारी बॉडी में पूरे में 46 क्रोमोसोम नहीं है। वो तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी एक सेल में, ह्यूमन सेल में 46 है। तो बॉडी की जो भी सेल है, हर एक सेल में 46 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन्स है ना उन क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड, वो भी सभी सेल में सेम है ना। बेसिक बात है कि बॉडी के हर एक सेल में वो जीन्स भी सेम होती है। तो बताएंगे भी, आगे बढ़ेंगे धीमे धीमे जब मॉलिक्यूलर बेसिस पे भी। तो ये कैरियर होते हैं ना। और ये जो क्रोमोसोम है देखिए, चूंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड बोलते हैं ना हम लोग, 2n, तो इसीलिए ये क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, 23 फ्रॉम फादर। तो इस तरीके से वो 46 हो गए। समझ रहे ना आप? गैमेट जब बनते हैं तो गैमेट में वो हाफ हो जाते हैं। चलो उधर आगे जाएंगे बाद में। तो देखिए मैं ये बता रहा था एक बेसिक बात, कि जो जेनेटिक्स है, ये नाम किसने दिया था जेनेटिक्स? बोलो, कोई बच्चा बोला था? बैटसन ने। हाँ बैटसन। देखिए जीन जो नाम दिया था वो तो जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जीन टर्म। तो बेटा
किसने दिया था नाम ये? जॉनसन ने, है ना? लेकिन जो नाम था जेनेटिक्स, वो जेनेटिक्स दिया था किसने? बैटसन ने। जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। कहाँ रह गए थे? ये बैटसन कहाँ रह गया था? जब टर्न आएगा तभी तो पढ़ाऊंगा। पार्टी में तो झूठ के बोल रहे। कहा था? डांस बहुत बढ़िया करो उसका। क्या कह रहा, क्या था? पार्टी में डांस अच्छा करो आप। हाँ, तो बेटा इंटरमीडिएट चल रहे थे तो तब तो मैं वही था, है ना? लेकिन दूसरा ये है कि टॉपिक मुझे, देखिए यही दो टॉपिक हैं जो भी कराने हैं, बिकॉज फिर वो लेक्चर्स हो जाएंगे लगभग कंप्लीट। तो मैंने ये कहा था कि जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये दोनों, तो जिससे कि ये मैं कंप्लीट मैं ही कराऊं, है ना? अभी ये हाँ इकोलॉजी तो है बेटा, माइक्रोन्स वाला भी बट चक्कर क्या है, एक और चीज है, जो दूसरे सर है ना कोई, वो उसको कराएंगे फिर। हाँ, वो यार वो कर हो जाता तो बेटा रे, है ना? फिर देखेंगे ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एक देखिए ऑफिशियली एक वो होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स जो उससे ज्यादा नहीं ले सकते, इसीलिए, है ना? नहीं तो सारे टॉपिक मैं भी पढ़ा सकता था। तो ये है बेटा। तो देखिए मैं ये बात कर रहा था, ये तो आपको पता चल गया कि टर्म किस किस ने दी थी, ठीक है? अब बेटा जब हम बात करें सबसे पहले जेनेटिक्स की बेसिक्स, तो पहले शुरुआत में आते हैं कौन? मेंडलिज्म, है ना? तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, बेटा इनकी भी जरा स्टोरी सुन लीजिएगा अभी आप। फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स, फादर या फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स? यस सर। हेलो, हाँ ठीक है, आते हुए देखो। हाँ भाई। तो देखिए अब सुनिए ध्यान से जरा, इनको फादर या फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो जरा ध्यान से पहले इनकी कहानी सुनना, ठीक है? थोड़ी सी कहानी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी हमेशा जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ टॉपिक, तो मैं जरूर बोलता हूँ कि मैं बहुत महान इनको बंदा मानता हूँ। महान व्यक्ति की बात हाँ महान व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेट बंदा है। बिकॉज देखिए एक ऐसा बंदा कि जो थोड़ा 50 साल पहले पैदा हो गया अपने टाइम से, अगर वो बंदा थोड़ा सा और 40-50 साल बाद में पैदा हुआ होता, तो वो अपनी सक्सेस को एंजॉय कर पाता। यस यस एक्चुअली क्या था बेटा, 1822, देखिए सुनिए, 1822 में ये एक ऑस्ट्रिया में एक सिलिसियन विलेज, हालांकि जिसकी जरूरत आपको नहीं है उस गांव के नाम की, बट मैं बता रहा हूं कि वहां पर ये पैदा हुए। और फिर इन्होंने, आप ये मान के चलिए बायोलॉजी को छोड़ करके, बायोलॉजी ऐसे एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह चलता नहीं था ज्यादा, इन्होंने मैथमेटिक्स, है ना, स्टैटिक्स और हिस्ट्री सबकी नॉलेज ली। ये मॉन्क वगैरह भी रहे, है ना? हाँ। और 18 वो इन्होंने देखिए जो वर्क किया, ये तब तो इनका बॉर्न हुए, ये जन्म हुआ है ना, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन बेटा, और वो उन्होंने किए टाइसम सेटाइवम यानी गार्डन पीपी। ये हमेशा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए, ठीक है बेटा? टाइसम सेटाइवम गार्डन पीच, इस पे वर्क किया, और इन्होंने 1856 से
1863 तक 7 इयर्स। देखिए बेशक आप अगर कैलकुलेट करके देखें तो ज्यादा हो रही हो, 8 साल हो रही हो, कि आप 56 को भी काउंट करेंगे, देखो 56 7 8 9 है ना, 70 1 2 3, तो 8 हो रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तो ये है कि अब जब 7 ईयर लिखा हुआ, अगर 8 ईयर लिखा होता तो तुम भी कहते कि हाँ 56 से स्टार्ट होता है ना, क्योंकि हमें बता रखा है कि 7 इयर्स है। नहीं तो अगर देखा जाए 56 से स्टार्ट है तो आप जानते हैं कि है ना, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये नीट में आ चुका है कि कितने सालों तक वर्क किया या ड्यूरेशन है ना, तो ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में गिवन है। अच्छा उसके बाद में ना बेटा 1884 में इनकी डेथ हो गई। 1884 में खास तौर से ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर, बेटा आप देख रहे हैं कि ज्यादा नहीं जी पाए है ना, 62 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई, और ये ऐसे ही दुनिया से चले गए, मतलब अननोन, या हम बोलें कि कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला इन्हें, इन्हें ये नहीं पता आज की डेट में भी है ना, कहीं पे अगर होंगे, कहीं उनकी आत्मा आत्मा कहीं देख रही होगी तो खुश हो रहे होंगे कि चलो हमें आज की डेट में याद कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं सर। जगह जगह इसी समय पे आप देखिए इंडिया के अलग अलग कोनों में चल रहा होगा ये टॉपिक, हो सकता है मे भी, इतना बड़ा इंडिया है तो आप देख रहे हैं यही टॉपिक भी चल रहा होगा, क्योंकि ये 12th के टॉपिक चलने का टाइम होता है लगभग सभी कोचिंग्स में, तो निश्चित कहीं ना कहीं चल रहा होगा मेरे अलावा भी। तो पता है बेटा, इनकी डेथ के बाद में मतलब ये ऐसे ही रहे आए 1900 में जाके, 1900 में जाकर आप देखिए जो एक्सपेरिमेंट किए थे उससे 35 साल बाद, लगभग लगभग ये मानते हैं लगभग 35 साल बाद जाके है ना, और ये पता चला कि इन्होंने किया क्या था। 3 बंदे थे, उनके नाम हालांकि एनसीईआरटी में बाद में आएंगे, लेकिन बता दूं, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ठीक है, बोलते हैं कि कलयुग आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा आप जानते हैं भ्रष्टाचार, करप्शन, बेईमानी है ना, और हर जो कोई आपसे या कैमरे के सामने या जैसे हर कोई जैसे बोलता है ना, जो अपने आप को बहुत ईमानदार बनता है, लेकिन जब वो उस पद पे होता है कहीं तो आप देखते हो वही भी करप्ट होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बेईमानी है, लेकिन आप देखें किसी भी समय पर किसी भी टाइम पे, चाहे आप आज हैं या जब बुढ़े हो जाएंगे आप तब भी देखेंगे, आफ्टर 40 ईयर्स है ना, 50 ईयर्स भी, कि कुछ ना कुछ ईमानदारी, मतलब हर तरीके के लोग हमेशा होते हैं, हमेशा हर तरीके के लोग होते हैं। और उस जमाने में भी देख लो, रावण, हाँ, रावण जैसे लोग थे, कंस जैसे, रावण जैसे, है ना, कब की बात है, बहुत पुरानी बात है भगवान राम की, और आज भी हैं, आज तो बहुत ज्यादा है ना, हर शहर में गली मोहल्ले में मिल जाएंगे एक तो। नहीं घर में तो नहीं बोलना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं, और क्योंकि कहना नहीं चाहिए उल्टा सीधा, है ना, हाँ, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हमारे उस पे कभी कोई सरस्वती जी भी होती हैं विद्यमान, तो मतलब तुम अपने आप को इतना बुरा मानते हो, खुलेआम सबके सामने ये बोल रहे हो, है ना, हाँ, नहीं तो वो उसके, देखो बात ये है ना कि कोई चाहे कितना भी विद्वान हो, विद्वान नॉलेज वाला बंदा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ये राइट हो जाता है कि वो फिर कुछ भी करे, तो वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बंदा था, बहुत विद्वान था, इसलिए उसकी पूजा करते हैं उसके थोड़े उसके वंश के लोग या उधर के श्रीलंका में, बट क्योंकि वो बहुत बहुत विद्वान पंडित था वो, राक्षस का मतलब कोई ये नहीं होती कि राक्षस को ही फिर जाती है, राक्षस तो अपने कर्मों से होता है आदमी, जब आप कर्म ऐसे करते हैं कि है ना जो हद पार कर दे तो वही राक्षस हो जाते हैं, बस ये है। हाँ ठीक है, हाँ तो बातें तो ज्यादा जब जो गलत होता है उसकी बातें ज्यादा होती है ना। पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं अरे बात ही नहीं समझ रहे हो आप, फिर मैं बात बोल रहा हूँ,
आप बात को नहीं समझ रहे हो कि चाहे किसी ने 100 दिन बहुत ज्यादा काइंडनेस की है, फिर कर दिया उसने रेप, सही Yes, बात है। that's तो उसको राइट नहीं है वो कि उसने सो काइंडनेस किया है तो वो बराबर कर दे। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं हम। तो इसलिए बुरा बुरा ही रहेगा, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता, इसीलिए हम उसको जलाते हैं। हम तो नहीं पूजा करते उसकी। तो बेटा बैक टू टॉपिक आते हैं। और एक ऐसा बंदा सामने है जो भगवान राम की बात कर रहे हैं, वो ऐसा बंदा सामने कि जो चाहे तो एक चुटकी में पूरे सृष्टि को खत्म कर दे, लेकिन क्योंकि इंसान का जन्म है तो उसके उसमें रह के दायरे में कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं, कुछ नहीं, पूजा जो करना साधारण बंदों की तरह, है ना। भगवान शिव के बहुत बड़े वो थे, वो पूजा करने वाले, रावण भी भगवान शिव का बहुत बड़ा होता। तो शिव जी कोई कोई फंस जाते थे कि किसके थोड़ा, क्योंकि वो इतना बड़ा भक्त था और वो उनके आराध्य थे। वो दोनों ही, राम जी के आराध्य शिव जी और शिव जी के आराध्य राम जी। तो ऐसा हमारे उसमें चलता है। खैर, तो बेटा रे, हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि देखिए 3 बंदे आए। 3 बंदे, अरे तू कहीं गया था रे? तू घूम गया था? हाँ मैंने देखा था कुछ तेरा रील। स्टेटस हाँ स्टेटस में यार देखा था, कहीं ना कहीं मतलब मुझे याद आ रहा है कि वहीं पे कुछ था। कुंभ में जाएंगे। बहुत अच्छा किया भाई। वहीं से अच्छा अच्छा, 49 तो वहीं से मैंने कहा था जब बर्थडे लगेगी तो आगे से सही है, ओके। तो बेटा देखिए, पता है 3 बंदे थे। कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी, बात नहीं बेटा आप शांत हो जाओ। कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी, ह्यूगो डी वॉन ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज हॉलैंड का, और एक था एरिक वेन सरमैक ऑस्ट्रिया का। ये जो 3 मैंने नाम बताए, एरिक वॉन सरमैक बोलते हैं, TSCHERMAC नाम होता है, वैसे टी से शुरुआत होती है बट साइलेंट होता है। एरिक वन सरमैक कहाँ का था, मिलेंगे आगे नाम, ये तुम्हें चिंता मत करना। ऑस्ट्रिया का था। ह्यूगो डी ब्रिज हॉलैंड का, बस ये नहीं लिखा है एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ के हैं, बट ये नाम तीनों लिखे हैं। तो ये 3 बहुत ही जेन्युइन बंदे थे। जेन्युइन बंदे में इसलिए बोल रहा हूँ ईमानदार, क्योंकि पता है इन्होंने मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया और बताया जो मेंडल के 3 लॉज हम आज पढ़ते हैं ना, वो यही दुनिया में सबके सामने लेके आए। अगर ये चाहते तीनों तो ये अपने अपने नाम से एक एक लॉ नहीं ले लेते। एक बोलते कॉरेंस लॉ, एक ह्यूगो डी ब्रिज, है ना बेटा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसीलिए आज हम ये जो हमने बोला था ना फाउंडर या फादर ऑफ जेनेटिक्स, नहीं तो नहीं जान पाते। मतलब उनको नाम इसीलिए तो पड़ा क्योंकि आज हम जान पाए उन्होंने काम वास्तव में किया क्या है। खुश हो रहे होंगे और क्या। तो पता है, ध्यान सुनिए बेटा, इन्होंने ट्री प्लांट पे 7 सालों तक काम किया, ठीक है। पहले मैं बात कर लेता हूं इनके सक्सेस के बारे में कि आज की डेट में भी मेंडल मतलब जेनेटिक्स बहुत आगे जा चुकी है। आज की डेट में बहुत एडवांसमेंट आ चुका है और उसी जेनेटिक्स से एडवांसमेंट होकर आप देख रहे हैं बायोटेक भी आगे इवॉल्व हुई है। बट उसका जो बेसिक है वो अभी भी मेंडलिज्म है। कौन है उसका बेसिक आधार? मेंडलिज्म है। तो ये बेटा क्यों? क्योंकि वो सक्सेस, जैसे क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, कौन कौन से कारण थे वो कोई बताएगा मुझे? सर उसने पी प्लांट क्यों किया था अच्छा, तो कि हाँ उसने यानी ज्यादा मिशन उसने कॉन्ट्रास्टिंग रेज यूज करी थी। हाँ सिंगल फैक्टर हम्म, की वजह से चलो सुनो, देखिए एक तो बच्चे ने, किसी ने बोला कि उसने गार्डन पी लिया था, बहुत अच्छी बात थी। क्यों अच्छी बात? गार्डन पी लेना क्यों अच्छा था? लाइफ स्पेन बहुत छोटा है। और कोई बच्चा और कोई बोला था एक, नहीं नहीं इससे मतलब नहीं बेटा, एक एक बात किसी बच्चे ने बोली थी कि कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे, यस है ना। तो देखिए
एक तो उसका जो प्लांट था, है ना, एक्सपेरिमेंटेड जो मटेरियल था ना बेटा, गार्डन पी, ये एक कन्ना उसने चूज किया गार्डन पी को, ये भी उनकी सक्सेस का एक कारण था, है ना। क्यों? क्योंकि बेटा ये कैसा है, ये एनुअल प्लांट है। कैसा है? एनुअल प्लांट, या आप ये कह सकते हैं कि शॉर्टर लाइफ स्पेन। ऐसा नहीं है। अब आप देखना, अगर सपोज करिए उसने कोई ऐसा प्लान लिया होता कि जो 20 साल में एक बार फ्लावरिंग करता या 20 साल तक सर्वाइव करता, तो वो तो खुद मर जाता, एक दो जनरेशन देख पाता। अब यहाँ पे क्या है, छोटे से छोटे, ऐसे आगे ड्रोसोफिला जो लिया गया वो तो बहुत ही कम है ना, आगे हाँ मॉर्गन ने, पता है जिनका लाइफ स्पेन छोटा होता है ना बेटा, तो उनकी ज्यादा जनरेशन देखी जा सकती है, तो ये बड़ा बेनिफिट था। दूसरा, इसी देखिए इसी पॉइंट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं गार्डन पी का, इसमें बेटा कैसा था ये, जो प्लांट था ना, जो मटेरियल था बहुत अच्छा था। एक तो इसलिए कि लाइफ स्पेन छोटा था, दूसरा क्या है कि इसके अंदर मतलब सेल्फ फर्टिलाइजिंग था, ये वैसे सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता था। आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन इमेस्कुलेशन के थ्रू हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे, जबकि वैसे कैसा था, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। बात नहीं बेटा, इमेस्कुलेशन तो जानते हैं ना आप, Yes, sir. क्या टर्म होता है, हाइब्रिडाइ हाँ, एक्चुअली मैं, देखिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, अरे बात नहीं बेटा, देखो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है जब किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेच्योरिटी से पहले एंथर को हटा दिया जाता है, तो आप उसको एज ए फीमेल प्लांट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एंकर को भी सब दूसरी बता। हाँ अच्छा, और हाँ मैंने प्लांट प्रोडक्शन पढ़ाया था, उसमें ये बातें मैंने बताई थी। हाँ, और फिर दूसरा जो डिजायरेबल आपके पॉलिंग ग्रेन्स हैं उनको उधर रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो बेटा ये क्रॉस पॉलिनेट भी हो सकता था। अच्छा, इसके अंदर बहुत अच्छे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, है ना। Visible character. काफी सारे बेटा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होते हैं जो बहुत जरूरी है, देखिए। और मेंडल ने लिए भी ऐसे थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड सेलेक्ट किए थे कि अगर कोई टॉल है तो सामने वाला कैसा था उसका पेयर, ड्वार्फ है, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, टॉल और ड्वार्फ का मतलब क्या है, अगर कोई अगर कोई मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का प्लांट है, तो दूसरा वाला है ना जो ड्वार्फ, वो कैसा है, 5 सेंटीमीटर का। ऐसा नहीं है कि एक 15 का, एक 12 का, एक 13 का, नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी इंटरमीडिएट नहीं था, है ना बेटा, क्लियर कट। ठीक है बेटा, देखो बातें नहीं, बीच में बातें मत करो तुम लोग, क्लास से निकल के तब बात कर लेना, कहीं की भी इधर उधर की चारों सारी बातें, बीच में तुम बोलते हो तो दूसरों को और दिक्कत होती है बेटा। और इसके अलावा प्रॉपर्टी बनाना बहुत अच्छी नॉलेज थी उसको मैथमेटिक्स की एंड स्टैट की, है ना बेटा, जो बहुत काम आई
एक्चुअली जो उसने डेटा कलेक्शन किया, और देखिए उस समय कंप्यूटर नहीं थे, उस समय कोई कंप्यूटर वगैरह तो प्रेजेंट नहीं थे। अब आप देख रहे हैं कि देखिए इतने आप हम जब आगे आगे पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या रेशियो निकल के आता था, जैसे 3:1 है ना। अब हम कह रहे हैं 4 है, 3 टॉल हो गए 1 ड्वार्फ हो गए, नहीं ऐसे नहीं आए थे। 2995 ये टॉल थे, 998 ड्वार्फ थे, मतलब लाइक दिस, है ना, इस टाइप से थे। क्योंकि जो मटर के ऊपर जो बेटा सीड बनेंगे, उन मटर के जो फलियां हैं उनमें सीड जब उनको बो करके देखा ना खेतों में, पता चलेगा ना कि कौन टॉल हुआ कौन ड्वार्फ हुआ। तो वो सारे के सारे इतना ऑब्जर्व करना, डेटा का कलेक्शन करना, और फिर उनका रेशियो निकाला। ये जो 3:1 ये रेशियो है, ये नंबर नहीं है। नंबर तो हजारों में आया था। सर जी तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे को कितनी नॉलेज थी ना ये। हाँ बेटा, अरे वही मैं क्या क्या टोल तो क्या बोल रहे हैं? ऑल ऑल बेटा लंबे पौधे, द्वार बौना पौधा, लंबे और बौने होते हैं, 2 पौधे थे ना। और जैसे हाइब्रिड वर्ड आएगा तो उसको संकर कहते हैं, कुछ हिंदी में देख लेना। तो ठीक है बेटा, तो इस टाइप से ये इन्होंने ये देखा था। और देखिए बात ये आती है, ये बात तो हो गई इनकी कि अच्छा एक चीज और है, एक पॉइंट और हम ये कह सकते हैं, उसने एक्सपेरिमेंट केवल एक जनरेशन तक नहीं देखा बंदे ने, नॉर्मली F2 F3 जनरेशन तक गए, है ना। यानी तीसरा पॉइंट जैसे मैं लिख दूं, एक्सपेरिमेंट अप टू F2 एंड F3 जनरेशन, है ना बेटा। और जो क्रॉस के लिए उन्होंने जो बेटा करेक्टर लिए, आपको एक बात बता दूं मैं, जो पी प्लांट है, चलो अपनी बात नहीं कर रहे हम, पी प्लांट की बात कर रहे हैं। तुम जानते हो पी प्लांट में हजारों करेक्टर होते हैं। कितने करेक्टर होते हैं? क्योंकि बहुत से बच्चे जब एनसीईआरटी में अभी मैं पढ़ाऊंगा ये जो 7 करेक्टर है ना, तो इन्हें देख करके उन्हें क्या याद रहता है, मटर में 7 करेक्टर थे। नहीं, मटर में 7 करेक्टर नहीं थे। ये वो 7 करेक्टर तो वो हैं जिन्हें मेंडल ने दिया था। मोबाइल अंदर रखो बेटा, बंद करके मोबाइल अंदर रखो, अंदर रख दो, बाद में दिखाते रहिए इन्हें आराम से, ठीक है। तो बेटा F2 F3 जनरेशन तक किए, और मैंने बताया ना कि कैरेक्टर तो बहुत सारे होते हैं हजारों, लेकिन उसने केवल 1 या 2 कैरेक्टर को लिया एक बार में। कितने कैरेक्टर लिए? 1 या 2, मतलब उन्होंने पूरे जो टोटल कैरेक्टर स्टडी की तो वो 7 किए थे, लेकिन एक बार क्रॉस में कितने कैरेक्टर लिए? 1 या 2, ठीक है। जो स्टडी किए हो 1 या 2, ये इनके सक्सेस के कारण थे। अब अगर आप कहें कि वो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो पाए, फेलियर के क्या कारण थे, अब आप कहें सर सक्सेस ही बता रहे हो आप, और ये बोले फेलियर। फेलियर ऐसा नहीं है, वैसे तो सक्सेस ही है आज की डेट में, लेकिन उस समय पर क्यों नहीं, हाँ, लोग बाग उनको जान पाए, क्यों नहीं जान पाए, तो उनको देखिए ऐसे बता रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा है ना, ऐसे बता देता हूं आपको क्या क्या कारण था। एक तो बिल्कुल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, शाबाश। और उन्होंने मैथमेटिक्स चूज करी थी बायोलॉजी में, हम्म, ज्यादा ही था। शाबाश, सही बात है, हाँ। सर इसके बाद वो अपनी बात का सॉकेट थोड़ा तो दे पाए, जैसे उन्होंने फैक्टर बोला था ना, तो कोई उसका फिजिकल फिजिकल उसमें प्रूफ नहीं था, दिखा नहीं पाए, शाबाश, सही बात है। देखिए तो काफी सारी बातें, 2-3 बातें ये बच्चे बोल रहे हैं। एक्चुअली में ध्यान सुनिए, मेंडल ने, मेंडल के जो पेपर था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन,
क्या नाम था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये उनके पेपर का नाम था, जो उन्होंने अपना जो पेपर, अपने जो रिजल्ट है ना एक्सपेरिमेंट के, भाई उन रिजल्ट को पब्लिश भी तो करना होता है, तभी तो पता चलेगा। हाँ, अपने नाम से है ना। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से बेटा पेपर पब्लिश किया, वो एक जर्नल था। पेपर का नाम बता देता हूं मैं, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और जर्नल, जर्नल मतलब बेटा कोई आर्मी वाला जर्नल नहीं है ना, जो रिसर्च पेपर या जर्नल होता है, या एक न्यूज़पेपर टाइप का सा था। वो एक एनुअल मैगजीन टाइप की, एनुअल पेपर वो था जर्नल, साल में एक बार पब्लिश होने वाला, इस टाइप का था। कोई डेली वाला अखबार वैसे नहीं था, है ना। उसका नाम था, अगर मैं बताऊं आपको, एनुअल प्रोसीडिंग्स उसका जर्नल का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून ऑस्ट्रिया। ब्रून उस जगह का नाम है, और ऑस्ट्रिया कंट्री का नाम है। वहां पर ये है ना नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा एक ये उसका नाम था, पब्लिश किया गया था पेपर। पता है, इसका लिमिटेड सर्कुलेशन था, मतलब ये ज्यादा लोगों के बीच में बेटा नहीं पहुंचता था, या ज्यादा लोगों को तक पहुंच नहीं हो पाई। ये एक कारण था, लिमिटेड कम्युनिकेशन या सर्कुलेशन पेपर का। दूसरी बात, उस समय पर रोमांटिक पीरियड ऑफ डार्विनिज्म चल रहा था। उसका मतलब ये नहीं कि डार्विन किसी रोमांस में संलग्न था, या मतलब इन्वॉल्व था, नहीं। एक्चुअली डार्विन का रोमांटिक पीरियड से मतलब ये है कि उस समय पर पब्लिक डार्विन के पीछे अंधी थी। डार्विन के नाम से ना डार्विनिज्म इतना छाया हुआ था, किसी ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया बेटा, कि क्या बात है। अरे बेटा बातें मत करो यार, आगे आ जा तू यार, तुझे ये परेशान करता है, फिर देख ले। तो ये तो परेशान करता है कि तू भी करता है, तो आगे आ जा, आ जा, आ जा। नहीं, सीट साफ है भाई, साफ है, देख ले। वो कह रहा है बगल वाला साफ है, आ जा, आ जा बेटा, आ जा। देख ले, तेरे ऊपर आरोप लगा दी ना, आखिरकार फंसेगा तो तू ना। कभी तो सुधर जाओ यार। और देखो मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा भी हो सकता है कि अगर 2 बार नीट हुआ, हाँ, अगर 2 बार नीट हुआ प्रीलिम मेंस, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता अप्रैल में ही हो जाए, अप्रैल के लास्ट में ही अगर आगे ना पेन ये आ गया। कब आया? पहले अच्छा, पहले ये चल रहा था 2 बार भी तो चलो अगली बार से हो सकता है। तो आप, अब आप देखिए, जनवरी खत्म होने वाली है, टाइम कितना बचा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने बचे। आप ये देखिए, उस 3 महीने में, अरे बैठ जा भैया, बैठ जा। उन 3 महीनों में आपको पढ़ना भी है पूरा कोर्स, फिर रिवाइज भी करना है। चलिए। हाँ, ये लड़कियों, मेरी नींद बातें बंद होंगी। कम से कम तुम लोग तो वो रखो ना इतना, कि मतलब इधर ही बस इन्हीं को शांत कराता रहूं मैं। तो बेटा, दूसरी बात क्या थी कि तुम डार्विन के उसमें सब लोग अंधे हुए पड़े थे। और देखिए, एक डार्विन ने पेंजेंसिस की थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। वो जो डाले भाई सही मैंने डार्विन क्या है, एवोल्यूशन पढ़ा है भी नहीं पढ़ा? तो डार्विन नहीं पढ़ा उसमें, चार्ल्स डार्विन?
डार्विन साइंटिस्ट है नो ये आया नहीं होगा, कितना ना बेटा आदि चुप हो जाओ, ये आया नहीं होगा। सुनो, तो पता बेटा, एक डार्विन बहुत मतलब फेमस नेचुरलिस्ट था बेटा, जिसने ओरिजिन ऑफ लाइफ इवोल्यूशन पे बहुत ज्यादा काम किया है। पूजा मैडम लेकिन उसने काम ना, इसमें जेनेटिक्स में पता है क्या दिया था उसने? उसने बोला कि थ्योरी ऑफ पेंजेंसिस, पता है वो क्या बोलती थी थ्योरी? उस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की कॉपी बन बन के, उनको पेंजेंस बोलते हैं, उनकी डिफरेंट जैसे आईज, ईयर, नोज, इन सब की कॉपी बन बन के जर्म सेल के थ्रू जाती है, और जायगोट में वो सारी जो कॉपी बन बन के वो धीमे धीमे बड़े बड़े मतलब ऑर्गन बना देती हैं। कमाल की बात है। अब आप देखिए, आंख, अब अगर उससे पूछो कि भाई आंखें मदर की दो, फादर की दो, चार हो गई, कौन कौन सी एक एक जाएगी क्या? फिर तो अलग अलग आंखें होनी चाहिए, है ना? नोज के आधी आधी जाएगी या कैसे जाएगी, बता भाई तू। उसने बोला बहुत छोटे छोटे ऑर्गन के रिप्लिका बन बन के जाएंगे कॉपी। ये बहुत गलत बात थी। बट लोग बाग, पहले सुन लिया कर बेटा, Yes, sir, sorry. रावण से बोल जाएगी बट उस समय लोग बाग ये जानते ही नहीं थे जीन के बारे में या फैक्टर के बारे में, तो इसीलिए है ना सब चक्कर में थे। फिर जो मेंडल ने अपना वर्क किया ना बेटा, जीन्स जेनेटिक्स के बारे में, इसके बारे में लोग बागों मतलब है ना, तो एक पॉइंट आता है इसमें, हिज वर्क वाज अहेड ऑफ टाइम। Yes. यानी इसका जो वर्क था, मैं बता रहा था आपसे कि 50 साल पहले आ गया था, टाइम से पहले। तो अगर आप टाइम से पहले कोई काम करते हैं तो दुनिया आपको बेवकूफ समझती है, तो ऐसे बेवकूफ माना। दूसरा, इस बच्ची ने एक बात बोली थी कि वो जो फैक्टर या जीन्स हैं, उनका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे, क्योंकि उन्होंने भी कोई जीन को देखा थोड़ी था सर भाई। उस समय तो माइक्रोस्कोप भी प्रॉपर डेवलप नहीं था, उन्होंने कोई जीन को अच्छे से नहीं देखा, कुछ भी देखा क्या, अच्छे बुरा कुछ नहीं, उन्होंने तो केवल ये देखा कि कोई एक फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है। उन्होंने केवल प्लांट ही तो देखे, फिनोटाइप ही तो देखा, कोई जीनोटाइप थोड़ी देखा था। वो तो देखना पॉसिबल नहीं है भाई, सामने कौन कैसा दिख रहा है, उसके अंदर कैसे जीने, हम कैसे देख के बता सकते हैं, ये चेक है करेंगे ना बेटू? तो ये भी एक कारण था। दूसरा, जो उनकी मैथमेटिक्स और स्टेट वाली बच्ची ने बोली भी थी, वो जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, Yes. अगर वो नहीं होता तो शायद वो कर भी नहीं पाते। तो मैथमेटिक्स की चीजें बायोलॉजी में आना, और लोग बाग, आप जानते हो बायोलॉजी वाले वैसे मैथ से थोड़ा दूर भागते हैं। थोड़ी सी बात में अगर थोड़ी बोल दूं इधर उधर की, नैनोमीटर है, माइक्रोन, तो उसी में कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं ज्यादातर। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत थी लोगों की, वो समझ नहीं पाए उसकी थ्योरी को। समझ गया आप बात को? चलिए, तो ये बातें तो थी मेंडलिज्म के बारे में कि मेंडल कौन था, किस पे काम किया, क्यों सक्सेस नहीं हो पाया, क्यों सक्सेस आज की डेट में हुआ, उस समय रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो पाया। ठीक है बेटा? अब पहले मेंडल के वो साथ, चलो करेक्टर के बारे में बात कर लेता हूं मैं, फिर मैं थोड़े बेसिक जेनेटिक्स की बातों पे आऊंगा जो तुम्हें बता रहा था, तुम्हें बहुत जरूरी है। देखिए, जो गार्डन पी है, पायसम सेटाइवम, इसमें बेटा 2n इज इक्वल टू 14 क्रोमोजोम्स है टोटल। कितने क्रोमोजोम्स हैं? 14, यानी 7 पेयर्स हैं। कितने पेयर्स हैं? तो ये बाई चांस ऐसा हो गया है, मैं आपको बताऊं, ये नंबर कुछ अलग होता तो ज्यादा बेटर होता मेरे अकॉर्डिंग। मटर में 14 क्रोमोजोम की जगह कुछ और होते ना, 16-18, तो ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि बहुत से घनसू तो इसी बात में परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हुए फिरते हैं, पता है? देखो, मेंडल ने जो स्टडी किए, वो किए बेटा 14 प्योर लाइंस, है ना बेटा? या होमोजाइगस, प्योर लाइन का मतलब बेटा वेराइटी होती है, होमोजाइगस वेराइटीज को स्टडी किया है ना। कितनी? 14 7 कैरेक्टर्स थे। कितने थे? और जो 7 कैरेक्टर हैं, तो हर एक कैरेक्टर के दो दो एस्पेक्ट, तो कितने हो गए? 14 ट्रेट्स हो गए। 7 कैरेक्टर है और बेटा 14 ट्रेट थे, तो 14 वेराइटी स्टडी की उसने। प्योर लाइन परेशान मत हो ना, प्योर वेराइटीज, Yes. यानी कि कोई छुपा हुआ नहीं, प्योर होमोजाइगस फॉर्म। कैपिटल टी है,
कोई उसमें स्मॉल टी छुपा नहीं है शुरू में जब लिए पेरेंट की तरह। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि जो बच्चे यानी ये जो नंबर था कुछ और होता तो बच्चों को आसानी होती। पता क्यों? बच्चे क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या रहता है? एक मटर में 14 क्रोमोसोम थे, 7 पेयर थे, हर एक 14 क्रोमोसोम पे एक करेक्टर उसने मतलब, है ना? 7 पेयर थे तो सभी पे एक करेक्टर था, है ना? 14 वैरायटी तभी तो हो गई 14 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे उसके अंदर 100 क्रोमोसोम होते, 10 क्रोमोसोम होते, 2 क्रोमोसोम होते, उसका वैरायटी के टाइप से लेना देना नहीं होता। और जो टोटल उसने करेक्टर स्टडी किए, है ना बेटा, जो 14 ट्रेट स्टडी की, इसका भी कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एक एक क्रोमोसोम पर ही हजारों करेक्टर तक होते हैं, 100 है ना, 1000 करेक्टर एक एक क्रोमोसोम पर। तो मैं आपको एक बात तो ये बता दूं, बहुत आराम से बेसिक्स के साथ आपको जेनेटिक्स पढ़ाई जाएगी, लेकिन तब भी मैं आपको बता दूं, ये जो हम रियल जेनेटिक्स होती है ना बेटा, उसका केवल ट्रेलर पढ़ रहे हैं। जो वास्तव में जेनेटिक्स है उसको मैं क्या, दुनिया का कोई भी ना तो टीचर पढ़ा सकता, ना पढ़ सकता, ना पॉसिबल ही नहीं है स्टडी करना। बिकॉज आप देखो, मैंने बताया ना कि हमारे अंदर एक एक क्रोमोसोम पे हजारों जीन है, और आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तक पढ़ सकते हो बना के, 3-3 कैरेक्टर को। आप 1000 कैरेक्टर को कैसे एक साथ स्टडी कर सकते हो? तो पॉसिबल है नहीं, है ना? खैर, तो बेटा यहां पर वो आप एनसीईआरटी में अपनी में देखें, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम के साथ बना रखी है बहुत अच्छे, वो सातों कैरेक्टर है ना बेटा, डायग्राम के साथ छाप रखे हैं, कलरफुल से हैं एनसीईआरटी में। और एक फिर राइट हैंड साइड पे वो बॉक्स भी बना रखा है जिसमें डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट भी बता रखा है। तो मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप देखें स्टेम हाइट, कैरेक्टर में देखें कोई भी आप देखें उसमें डायग्राम वाले में स्टेम हाइट, स्टेम हाइट एक करेक्टर है, और ट्रेट उसका क्या है, टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, जब हम कभी सिंबल यूज करते हैं तो हम डोमिनेंट ट्रेट के लिए यूज करते हैं, टी यूज करते हैं ना, क्योंकि ड्वार्फ के लिए डी यूज नहीं करते। तो टॉल के लिए टी है ना, तो उसके लिए फिर कैपिटल टी स्मॉल टी यूज करते हैं। एक होता है करेक्टर फ्लावर का कलर, वायलेट या पर्पल डोमिनेंट है, और आप देख रहे हैं व्हाइट वाला कैसा है, रिसेसिव है। एक होता है सीड का कलर, येलो कलर इज डोमिनेंट और ग्रीन रिसेसिव, वो दिख रहा होगा। सुनो, एक तो सीड का कलर है, एक होता है पॉड का कलर। अब देखो पॉड मतलब होती है फली, तो फली छपी हुई होगी आप देख रहे हैं, तो इसमें उल्टा है बेटा, ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। तो अगर कभी सिंबल यूज करने को आए ना, तो यहाँ पे ग्रीन का जी आएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी फॉर येलो ग्रीन, स्मॉल जी फॉर येलो, और वहां पर वाई आएगा। ठीक है बेटा, तू भी देख, इसके साथ बातों में लग गया बैठ के इसके साथ में। बता क्या चल रहा है, क्या अभी लास्ट सेंटेंस क्या बोला था मैंने, बता, जूते मारूंगा तो खोपड़ी पे। देखिए मेरे मुंह से और ऐसे शब्द निकलवाता है तो दुष्ट। अरे बेटे अब ये जाएगा क्या, अभी बाहर एफआईआर करके आओ। ये कह दिया रिकॉर्डिंग में। अच्छा सुनो, आप तो सुनो मेरी बात, तो आज मोटे का नाम ले दो। तो मैं कहाँ चला था, देखो मुझे बुलवा दिया रोस्टो ने, है ना? पॉट कलर और ये है ना सीड कलर, दोनों याद रखिएगा। अच्छा, एक देखेंगे फ्लावर की पोजीशन, तो बेटा पोजीशन देखेंगे ना, तो एक होती है एक्सियल और एक होती है टर्मिनल। टर्मिनल या एपिकल एक ही बात होती है। अब आप डायग्राम एनसीईआरटी में देख पा रहे हैं कि जो एक्सियल पोजीशन है ना, उसमें क्या होता है, एक्सियल पोजीशन में बेटा क्या होता है कि लीफ की एक्सिस में जब फ्लावर पाया जाता है तो उसको एक्सियल बोलते हैं। और अगर मान लो टिप्पर होता है ऊपर, या किसी बेटा ब्रांच की टिप्पर होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनल। क्लियर? तो एक्सियल वाला डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है, तो उसके लिए एक्सियल के लिए क्या यूज करेंगे हम, कैपिटल है ना, और टर्मिनल के लिए स्मॉल है। ऐसे ही बेटा आप देखेंगे एक आता है यहां पर कि जो स्टेम है उसकी हाइट हमने बोल दी, टॉल और ड्वार्फ, पॉड शेप,
फली जो है पॉड, वो फूली हुई हो सकती है और पिचकी हुई हो सकती है। फूली हुई वाले को क्या बोलते हैं हम? इन्फ्लेटेड या फुल। और पिचकी हुई कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो मतलब पिचकी हुई सी फली, छोटे छोटे दाने से, मतलब पिचकी हुई सी है, और एक फूली हुई इन्फ्लेटेड है। तो उसके लिए आप एफ यूज कर सकते हैं, फुल के लिए कैपिटल एफ, और कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल एफ। ठीक है, तो ये बेटा ये हमारे कौन से थे करेक्टर्स मेंडल ने जो स्टडी किए। और कौन सा रह गया करेक्टर एक हमारा? फ्लावर कलर बोल दिया हमने, स्टेम हाइट बोल दी बेटा, सारी हो गई। सीड शेप, अब देखो सीड की शेप की जब बात आती है तो देखिए एक ये सीड शेप है, ये सीड है ना, एक ये देखना ये कैसा पिचका हुआ सा है, श्रिंक है। तो ये बेटा राउंड है ये रिंग कर और ये रिंकेड है। रिंकेड मतलब श्रिंक है ना, पिचका हुआ सा है। ठीक है, क्लियर? तो ये सातों करेक्टर के बारे में बातें हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा। दो टर्म होते हैं, जीन, एक एक होता है एलील। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जीन क्या है और एलील क्या है। देखिए नॉर्मली हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि जीन जो होता है उसकी दो एलिक फॉर्म होती हैं, दो एलील होते हैं। एक जीन की दो एलील होती है, ये बोलते आए ना हम लोग। तो इसका मतलब बच्चे को ये लगता है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि एक एलील आधा जीन है। नहीं, एलील एक्चुअली में उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की। यानी मेरे कहने का मतलब है एलील भी फैक्टर है अपने आप में और जीन भी फैक्टर है। एलील जीन से कम नहीं है किसी भी मामले में। हाँ, वो पेयर में तो इसलिए क्योंकि डिप्लॉयड है, बाकी एलील भी अपने आप में जीन है। जैसे आप यहां पर जैसे एज ए स्टूडेंट पढ़ने आए हैं, अपने घर में आप अपने छोटे बहन भाई को पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां पर एज ए टीचर की भूमिका में हैं, रोल में। यहां पर आपका रोल एज ए स्टूडेंट है, लेकिन हैं तो आप ही ना। ऐसे ही मेरे कहने का मतलब है कि हर एक एलील एक जीन है, या मैं बोलूं कि जीन रोल प्ले कर रहा है। कभी कैपिटल टी के फॉर्म में रोल प्ले कर रहा है, कभी स्मॉल टी के फॉर्म में रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो है जीन ही। क्लियर? जीन जो होता है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? जीन वो फैक्टर है जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और उस कैरेक्टर के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। या मैं बोलूं वो जैसे जीन है ना दो फॉर्म में रह सकता है, ऐसे ही नॉर्मली एक कैरेक्टर दो फॉर्म में रह सकता है। जैसे कैरेक्टर है स्टेम हाइट, तो वो स्टेम हाइट वाला जो कैरेक्टर है वो दो फॉर्म में पाया जा सकता है, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। तो उसके भी वो दो रूप हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? इसीलिए हर एक ट्रेट भी अपने आप में कैरेक्टर है। हर एक ट्रेट, कोई भी ट्रेट आधा कैरेक्टर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि इन सेंटेंस में जब कंफ्यूज होते हैं बेसिक बातों में हम लोग, ये ध्यान रखिएगा, है ना? तो देखिए फैक्टर जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, है ना? ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, नॉट हाफ ऑफ द जीन। ये जानबूझ के लिख रहा हूं बेटा मैं, ये जीन का हाफ नहीं है भाई, समझ लेना पक्का। एलील या एलिलोमॉर्फ पेयर एक ही बात होती है। जैसे कहीं आपको एलील लिखा है या फिर क्या लिखा मिलता है, एलिलोमॉर्फ।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी थोड़ा वो क्रोमोजोम बना के दिखाऊंगा तब बताऊंगा और मैं। अच्छा, ये पता चलेगा आपको, जैसे करेक्टर है जीन में पहली है। स्टेम हाइट चल और, हाँ बोलती जा, मैं सुन रहा हूँ बेटा। चल जीन में मतलब एक जीन है जो एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। उसके दो एलील्स है, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ तो एलील से मतलब, तो इसका मतलब, तो हाँ तो बात तो वही तो बोले हम, लेकिन इसका मतलब ये है कि फिर एक एलील कितना हुआ, आधा जीन हुआ, पूरा जीन हुआ। इसीलिए हम ये बोलेंगे एक जीन के दो एलील है, एक इसके लिए एक इसके लिए, उसके बजाय जीन रहता है एलील के फॉर्म में, ओके या तो मतलब कैपिटल टी के फॉर्म में, या तो वही एलील है वही जीन है। मेरी बात समझो, वही फैक्टर है वही जीन है वही एलील है, वही करेक्टर है वही ट्रेट है, चल बस उसका रूप है। और ये बीच में और होगा हमेशा, यानी ये जो स्टेम जैसे हाइट है ना बेटा, करेक्टर में बता रहा था स्टेम हाइट, तो पता है ये किसी क्रोमोसोम पर एक पॉइंट पर या तो इस फॉर्म में रहेगा क्या और होगा, कभी भी एक साथ वो, कभी भी एक करेक्टर एक साथ दोनों चीजें रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता ना, कि वही पौधा टॉल भी हो जाए वही पौधा स्टार कैसे हो जाएगा भाई। बात नहीं बेटा, ये जीन लोकाई है, क्या है बेटा ये, क्रोमोसोम्स के ऊपर जिस जगह पर, लोकाई मतलब लोकेशन, जीन की लोकेशन को लोकाई करके टर्म यूज किया जाता है। क्या नाम है इसका, घनसुआ का, ये कितना उम्र, कितना सीधा साधा सा बच्चा है ना, समझता था कि देख लो कितना आराम से, और ये भी बिगड़ा जा रहा है उसके साथ में। हाँ रोहन के साथ, उसे तो भर्ती देखनी है पूरा, ये तो यहाँ तो टाइम पास कर रहा है, वो मजे ले रहा है, तुझे तो नहीं देखनी ना भर्ती बेटा। तू मतलब, ये मुझे दो चार बच्चे ऐसे सिंसियर नजर आते थे, वो भी अपने उसमें खोए होने, कोई मतलब नहीं, कुछ भी चल रहा है कि कुछ देख लें, कुछ केक का फोटो दिखा देगा, कोई सोशल मीडिया दिखा देगा। घर बैठ के तुम 24 घंटे इस समय महाकुंभ की और कुंभ की ना यूट्यूब पे अपने देखते जाओ रील, पूरा टाइम निकल जाएगा तुम्हारा, पूरा टाइम आराम से पास हो जाएगा, है ना, कोई कमी नहीं होगी, पूरा टाइम निकल जाएगा, देखते देखते मन लगता रहेगा, निकल जाएगा टाइम। तो मेन चीज ये देखनी है कि तुम्हारा काम क्या है, मतलब हमें केवल कुंभ की वो वीडियो देखनी है, रील देखनी है, किसी भी चीज के भी, तुम्हारा मेन टाइम क्या चीज करना है तुम्हें उद्देश्य, तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि, लेकिन मेरे अंदर एक पता नहीं क्या एक वो है ऐसी, है ना, ऐसी चुल है हाँ, कि जब मैं टीचर यहाँ पे ना, तो मतलब मैं ये चाहता हूँ उस समय जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ कि भाई बच्चे को कुछ तो मैं गेन करके, और चलिए, तो बेटा देखिए, ना देखिए, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये टर्मिनोलॉजी चल रही है ना, ये बातें बेटा, ये ध्यान रखिए, कोई भी शब्द में कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लेना। देखिए, ये पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, एक्चुअली होमोलोगस क्रोमोसोम उन क्रोमोसोम को कहते हैं जिनकी सेम साइज शेप वगैरह होती है, क्योंकि होता क्या है, हमारे जो 46 क्रोमोसोम है ना,
कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई ज्यादा छोटा, कोई ज्यादा बड़ा, ऐसे अलग अलग शेप साइज के होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्रोमोजोम जो सेम शेप साइज के होते हैं, वो आपस में पेयरिंग करते हैं, वो होमोलोगस पेयर बोले जाते हैं। उनपे क्या होगा कि जैसे एक क्रोमोजोम के ऊपर बेटा जो जीन होगा ना, दूसरे क्रोमोजोम पर भी उसी पॉइंट पर वही जीन होगा। जो एक क्रोमोजोम पर जीन होगा, दूसरे क्रोमोजोम पर भी उसी पॉइंट पर क्या होगा, सेम जीन होगा, लेकिन उसकी फॉर्म अलग भी हो सकती है। जैसे इस जगह पर ये लोकाई इनका सेम है, दोनों का, है ना बेटा। यहां पर कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। यानी किसी पर भी, है ना, ये दोनों फॉर्म में, तो एक ही जीन कैपिटल टी की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है उस जगह पर, और स्मॉल टी की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। कैपिटल टी की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो उसका एलील कैपिटल टी है। स्मॉल टी की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो उसका एलील स्मॉल टी है। तो एलील के फॉर्म में जीन ही प्रेजेंट है यस हर एक क्रोमोजोम पे। यस तो ये ना सोचना कि सर जीन पूरे को मिलाकर के कैपिटल टी पूरे को एक जीन बोलेंगे, नहीं, वो जीन का पेयर हो गया। एलील का पेयर जीन का पेयर होता है। क्योंकि बच्चों में वही बार बार हिट कर रहा हूं उस चीज को, बच्चों के दिमाग में जाता है कि एक जीन के दो एलील हैं, तो अगर कैपिटल टी लिख दिया हमने, तो वो एक ही तो जीन हुआ, या पेयर लिख दिया, नहीं, एक जीन पेयर एक एलील पेयर एक ही बात है, सेम थिंग। क्योंकि जो एक क्रोमोजोम के ऊपर एक लोकस पे होता है, वो एक जीन या एलील होता है। क्लियर? तो बेटा देखिए, एक चीज और यहां पे क्लियर ये हम करते हैं, जैसे कैपिटल टी हो सकता है ना कॉम्बिनेशन, क्योंकि डिप्लॉयड है ना हम लोग, तो होमोलोगस क्रोमोजोम पे कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। किसी एक एक को लेके बात कर रहे हैं बस, कैरेक्टर को। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये जो पेयर के ऊपर बेटा जो ये जीन्स लगे हुए हैं, तो इनका जो पूरा पेयर है जीन्स का, तो ये क्या है, ये उस कैरेक्टर का जीनोटाइप है। क्या है उस कैरेक्टर के लिए? जीनोटाइप। उस कैरेक्टर के लिए ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप है, पर्टिकुलर कैरेक्टर, फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप है ये। जीनोटाइप्स, ठीक है बेटा। अब ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? आप देखिए, ये कैपिटल टी होगा तो क्या कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर या जो ट्रेट आएगा, ट्रेट, वो क्या आएगा, टॉल। इसकी वजह से क्या आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा, द्वार। ठीक है बेटू। तो ये जो कैरेक्टर आए या ट्रेट आए, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो स्टेम हाइट वाला कैरेक्टर है वो टॉल ट्रेट के फॉर्म में आया या ड्वार्फ ट्रेट के फॉर्म में आया, ये फिनोटाइप्स है। है ना बेटा, ये जीनोटाइप्स थे। इसका मतलब एक चीज और क्लियर हो रही है आपको, कभी स्टेटमेंट लिख के आएगा तो आप, कि वन फिनोटाइप में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन जीनोटाइप। आप देख पा रहे हैं जो टॉल है, फिनोटाइप बेटा टॉल है जैसे, और लेकिन उसके दो दो जीनोटाइप पॉसिबल हैं। तो एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता, फिनोटाइप नहीं हो सकते बेटा। ठीक है, क्लियर है ये बातें, बेसिक बातें कुछ। होमोलोगस क्रोमोजोम जान गए ना, कि ऐसे, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दिया था मैंने, कि ऐसे क्रोमोजोम बेटा जिनका सेम शेप साइज होता है, जिन पे सेम लोकस पे सेम जीन होता है, वो होमोलोगस क्रोमोजोम। तो हमारे अंदर जो होमोलोगस क्रोमोजोम के पेयर है कितने होते हैं, 23। तो मैंने बार बार आपको ये बात बोली है, होता क्या है कि 23 अलग अलग तरीके के क्रोमोजोम आते हैं मदर से, 23 अलग अलग तरीके के क्रोमोजोम आते हैं फादर से, और वो जो क्रोमोजोम है वो फर्स्ट क्रोमोजोम मदर वाला और फादर का फर्स्ट क्रोमोजोम दोनों एक जैसे होंगे, एक जैसे मतलब शेप साइज अरेंजमेंट में, बस इतना होगा कि एक में कैपिटल टी है तो एक में स्मॉल टी है, या हो सकता दोनों में स्मॉल टी उसी लोकस पे, या हो सकता है यहां पे देखना, मैंने बताया ना हजारों हैं, यहां पर सेम सेम है, कैपिटल टी, या स्मॉल वाई है कैपिटल वाई है, या स्मॉल जी है कैपिटल जी है। तो है ना बेटा, ये मत सोचिए कि सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग होंगे, नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल है। तभी तो आप देखें, कभी भी एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं,
आप देखिए उनमें कितना वेरिएशन होता है। आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके, है ना, जो एक ही जायगोट से बने होते हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे बेटा कितना सारा डिफरेंस उनमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए। एक बात समझ नहीं आई। हाँ बोलो, कोई भी बात क्लियर करो। क्रोमोसोम, अगर हमने कोई और क्रोमोसोम लिया तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? हाँ डिफरेंस, जीन की लोकाई बदल जाएगी? हाँ नहीं चेंज ही नहीं होगा वो। देख, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है बेटो, आप देख। जीनोटाइप है जो आपने लिखे हैं। हाँ देख, सर वही तो मैं सोच रही सुन सुन, हाँ क्या बात है। मैं पूछता हूँ मतलब एलियन सच में आए थे यहाँ पे? थी। देखो, टाइप के हो जाएंगे। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो सेम सेम टाइप की गैमेट। देख और सुनो बच्चों, देखो ये मैंने ऐसे दिखाया जिसकी दोनों आर्म बराबर सी थी हाँ। क्रोमोसोम। ये ऐसा दिखाया कि एक बड़ा सा एक तरफ छोटा है, ये ऐसा देखा इधर ऊपर छोटा नीचे बड़ा है। देखना इन तीनों के जीन अलग अलग है, ये नॉन होमोलोगस हैं। कैसे हैं? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। और सुनो, यानी हेटेरोलोगस। सुनो, जैसे फर्स्ट क्रोमोसोम है हमारा यस सर। और सिक्स्थ वाला है, तो नॉन होमोलोगस ही तो है, यानी कि हेटेरोलोगस। समझ गए सर, समझ गए। कोई भी जीन, कोई भी जीन जो किसी एक क्रोमोसोम पर लोकेटेड है किसी दूसरे क्रोमोसोम पर नहीं हो सकता। अगर ये फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर जीन है ना बेटा, तो ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे ही हो सकते हैं, पेयर पे। थर्ड पे, सेकंड पे, फिफ्थ पे नहीं हो सकते। मतलब हर पे अलग अलग और कितनी सारी होएगी? तो 30,000 जीन है ना, ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट पढ़ोगे यस सर। 30,000 जीन है। 46 क्रोमोसोम पे, यानी 23, 46 भी क्यों बोलो, 23 बोलो, 23 पेयर है ना वो तो। जो इस पे 23 23 होते हैं ना, उसके इधर उधर सेम होते हैं वो तो 23 क्रोमोसोम पे 30,000 के आसपास जीन। मेरी बात समझ गए ना? तो कोई भी जीन रिपीट नहीं कर सकता, किसी और क्रोमोसोम पे नहीं हो सकता। और देखिए एक और चीज है, जो 22 पेयर है हमारे, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि भाई बराबर, तो हम बोल देते हैं नॉर्मली ऐसा, लेकिन आप जानते हैं 22 पेयर तो एक जैसे ही होते हैं ऑटोसोम वाले, लेकिन 23rd वाला जो सेक्स क्रोमोसोम वाला है वो अलग अलग होता है। एक में एक्स होता है आप जानते हैं, एक में वाई होता है ना, तो वो अलग होते हैं। उसी की वजह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि 22 क्रोमोसोम तो हमारे 22 पेयर, 44 क्रोमोसोम महिलाओं में, पुरुषों में, या मतलब है ना गर्ल्स बॉयज में कोई भी अंतर नहीं है। चलिए तो आगे बढ़े बेटा। अब देखिए, ध्यान सुनना मेरी बात। पाता नहीं बेटा, सुनो बच्चों,
देखिए, जैसे आगे आएंगे, अभी नहीं बता रहे क्रॉसेज में, क्रॉसेज नहीं बता रहा, इनके नाम बता रहा हूं, शब्द, टर्म। देखिए, जैसे नाम आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो बच्चे बस रटे रटे तो फिरते रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है। जब कभी भी दो पेरेंट होमोजाइगस पेरेंट में क्रॉस कराया जा रहा है, हमेशा होमोजाइगस पेरेंट ही ले जाते हैं बेटा क्रॉस कराने को स्टार्टिंग में। तो उनके बीच में अगर एक करेक्टर को कंसीडर किया जा रहा है, केवल एक करेक्टर या वन पेयर ऑफ ट्रेट, तो वो कैसा क्रॉस होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। या जिनकी इनहेरिटेंस आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे बेटा दो पेरेंट लिए, लेकिन उन पेरेंट में करेक्टर तो हजारों हैं, लेकिन केवल हाइट देख रहे हो आप, बाकी सारे आप कोई नहीं देख रहे, केवल एक हाइट करेक्टर को देख रहे हो, तो फिर वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, चाहे करेक्टर कितने भी रहे हो। अगर दो करेक्टर देख रहे हो आप, कि भाई सीड की शेप भी देख रहे हो, सीड का कलर भी देख रहे हो, है ना, तो फिर वो दो करेक्टर हो गए। तो डायरेक्ट मतलब जितने करेक्टर की स्टडी करोगे, या तो मैं बोलूं जितने करेक्टर की स्टडी करोगे, या मैं बोलूं जितने पेयर ऑफ ट्रेट की स्टडी करोगे, या मैं बोलूं जितने जीन की स्टडी करोगे, वो उसी हिसाब से बोला जाएगा। थ्री, अगर थ्री जीन्स की स्टडी करोगे तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, समझ गए ना बेटा, ये ऐसे चलेगा। क्लियर? अब सुनिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिड कंडीशन। विंडो अपडेट नहीं करनी हमें भाई, ये चीज। अब सुनो मेरी बात, हाइब्रिड कंडीशन का आइडेंटिफिकेशन, जरा सुन लो एक काम की बात, छोटी सी, कैसे पहचानोगे। अरे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस तो जानते हो ना, हाँ नंबर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। ये कैसा हाइब्रिड है बताओ, हाइब्रिड नहीं है। होमोजाइगस है, ये है ना बेटा, ये हाइब्रिड नहीं है, दिमाग में बिठा लेना। कैसा है ये, कितने हेटेरोजाइगस पेयर हैं, ये जो बंदा है ऑर्गेनिज्म मोनोहाइब्रिड बोला जाएगा। नोट कर लेना जल्दी से जल्दी जो बच्चे करना चाहें बेटा इस बात। कितने हेटेरोजाइगस पेयर हैं, कैसा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक, है ना। अब बात ये आती है, जो ज्यादातर बच्चे हैं वो देखते हैं कि दो करेक्टर हैं सर, कितने करेक्टर हैं, तो डायहाइब्रिड हो गया, नहीं हुआ, ये मोनोहाइब्रिड है, क्योंकि हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं, तो एक हेटेरोजाइगस पेयर है, इसीलिए ये हुआ मोनोहाइब्रिड। यानी आप देखिए, इसको मोनोहाइब्रिड, ये और ये, इसकी वैल्यू एक जैसी है। करेक्टर तीन है,
बात खोपड़िया में आ गई ना सबके। एक्चुअली बेटा क्रॉस अलग चीज है और हाइब्रिड अलग चीज है। देखिए, अगर मैं बोलूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक करेक्टर जब आप स्टडी करते हैं क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस पेरेंट। डायहाइब्रिड क्रॉस जब दो जीन के स्टडी करते हैं, लेकिन उसी डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपको हर तरीके का बंदा मिलेगा। उसी डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपको डायहाइब्रिड भी मिलेंगे, आपको मोनोहाइब्रिड भी मिलेंगे, आपको होमोजाइगस भी मिलेंगे। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? रे मेरी बात समझ रहे हो आप? यानी ये ऐसा नहीं है, बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब उसमें डायहाइब्रिड ही बनेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब मोनोहाइब्रिड बनेंगे। नहीं, ऑर्गेनिज्म डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 में हर एक टाइप का बनेगा। अब देखो, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का ही एक मेंबर है, दो करेक्टर है, इसका मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस का मेंबर है, लेकिन है तो खुद मोनोहाइब्रिड। तो आपको जब ये पहचानना हो तो ये देखना है कितने बेटा उल्टे पेयर है, मतलब उल्टे सीधे हेटेरोजाइगस। जितने हेटेरोजाइगस पेयर उतना ही वो हम उसको हाइब्रिड कंडीशन बोल देंगे, और इसी के बेस पर गैमेट बनेंगे। आगे गैमेट कल बात करेंगे गैमेट बनने, ठीक है।